तो दोस्तों, एक और नया दिन और मैं बलजीत परमार हाजिर हूँ एक नई कहानी, एक नया किस्सा लेकर। आज आपको सुनाएंगे मुंबई के अपने समय के सबसे बहुचर्चित रहने वाले आईपीएस ऑफिसर, जिनको जाना जाता है बहुत बड़े बड़े एनकाउंटर्स के लिए। आईपीएस ऑफिसर 1963 बैच के लोखंडवाला एनकाउंटर, जिसके ऊपर फिल्म बनी शूट आउट एट लोखंडवाला। उसके बाद बड़ौदा में जाके सिख आतंकियों के साथ मुकाबला, खिंडीपाड़ा में दूसरे मॉड्यूल के साथ मुकाबला, बहुत बड़े बड़े काम किए, लेकिन कंट्रोवर्सीज में फंसे रहे। क्यों, कैसे? इतना काम करने वाले ऑफिसर को मुंबई ब्लास्ट की इन्वेस्टिगेशन में 93 में मार्च के बाद दूर क्यों रखा गया? क्यों उनको साइडलाइन किया गया पूरी इन्वेस्टिगेशन से? ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। हम बात कर रहे हैं आफ्ताब अहमद खान, ए खान, जो उस समय एटीएस चला रहे थे। और आपको बता दें कि क्यों कंट्रोवर्सी में आए। एटीएस कोई सरकार की संस्था नहीं थी, इसके लिए कोई सरकारी मंजूरी नहीं थी, कोई जीआर गवर्नमेंट रेजोल्यूशन नहीं पास किया गया था। पार्लियामेंट मुंबई की असेंबली में महाराष्ट्र की कोई रेजोल्यूशन पास नहीं हुआ। होम डिपार्टमेंट ने कोई ऐसी शाखा नहीं बनाई। लेकिन एज एडिशनल कमिश्नर ऑफ पुलिस वेस्ट रीजन, जिसके नीचे 32 पुलिस स्टेशन आते थे, ए खान ने अपनी मर्जी से एक जत्था बना लिया, एक ग्रुप बना लिया। हर पुलिस स्टेशन से एक एक दो दो ऑफिसर अपनी मर्जी के चुन के उनको नाम दे दिया अपनी तरफ से। एटीएस, एंटी टेररिज्म स्क्वाड, बनाया गया था इसलिए कि जो सिख आतंकवादी मुंबई में एक्टिविटीज बढ़ रही थी, उनको रोकना बहुत ज़रूरी था। कोई डाउट नहीं है इसमें। बहुत हरकतों को अंजाम दे रहे थे वो लोग। लेकिन उसके साथ साथ जब आप कोई एक पुलिस फोर्स के अंदर, एक डिसिप्लिन पुलिस फोर्स है, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी है, उसके अंदर आप कोई दल बनाते हो तो उसकी कोई सैंक्टिटी होनी चाहिए, कोई सरकारी मंजूरी होनी चाहिए। आप एक लोकल डीसीपी का स्क्वाड होता था, एक एडिशनल सीपी का स्क्वाड हुआ करता था, इसी तरह क्राइम ब्रांच की यूनिट्स थी। स्क्वाड बनाना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन उसको एटीएस का नाम देना, ये कहीं ना कहीं आफ्ताब अहमद खान ने अपनी जो एक लक्ष्मण रेखा होती है, डिपार्टमेंट के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, उनकी अनदेखी करते हुए, उल्लंघना करते हुए एक अपनी मर्जी का प्राइवेट जत्था बना लिया, प्राइवेट एक आर्मी बना लिया अपनी, विद इन द फोर्स, विद इन अ फोर्स, और उसको नाम भी दे दिया जो कभी किसी पुलिस या स्टेट की अधिकारित तौर पे, जिसको कोई मंजूरी नहीं थी, कोई बजट नहीं था, कोई फंड नहीं था, और उसी वजह से वो तकलीफ में आए। अब आपको बताते हैं मुश्किलें उनकी कैसे बढ़नी शुरू हुई। एक ज़माना था जब लगता था कि वो मुंबई के जॉइंट कमिश्नर क्राइम बनेंगे, उसके बाद मुंबई के पुलिस कमिश्नर बनेंगे, क्योंकि सीनियर थे, 1963 बैच के आईपीएस ऑफिसर थे। लेकिन 91 में जब उनकी प्रमोशन ड्यू थी आईजी बनने की, एडिशनल सीपी मुंबई में डीआईजी रैंक की पोस्ट होती है, डीसीपी की एसपी रैंक की पोस्ट होती है, जब उनको डीआईजी से आईजी बनना था, उसी समय ये शूट आउट एट लोखंडवाला हो जाता। और वी के सराफ जो उस समय सीनियर अधिकारी थे,
उनके पास कुछ एडवर्स रिपोर्ट पहुंची इस पूरे एनकाउंटर को लेके। मैं भी बहुत बार किंतु परंतु इस पर कर चुका हूँ। और वो ATS जो इलीगल बनाया था वो बंद करवाने में भी मेरा बहुत बड़ा रोल था। मैंने 4-5 आर्टिकल खिलाफ लिखे थे कि ये इलीगल ATS चल रहा है अपने अखबार में। तो उसकी वजह से मेरी और खान साहब की तलखी भी हो गई थी। उन्होंने मेरे एडिटर को एक चिट्ठी भी लिख दी थी कि क्योंकि हमारा ATS खालिस्तानियों के खिलाफ एक्शन ले रहा है, इसलिए बलजीत परमार जो है ये पंजाबी है तो ये उनकी हेल्प करता है, इसलिए उनका सिंपैथाइज़र है। लेकिन उसके लिए उनको माफ़ी मांगनी पड़ी थी। SP भावे पुलिस कमिश्नर थे, उन्होंने हमारी मुंबई यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट जो हमारी पत्रकारों की एक संस्था है उसकी तरफ से लिखती कंप्लेंट की गई थी कमिश्नर साहब भावे साहब को कि इस आदमी ने हमारे एक रिपोर्टर के खिलाफ इल्ज़ाम लगाया है, या तो ये सिद्ध करे या माफ़ी मांगे। तो मैंने पुलिस कमिश्नर के सामने A खान को चैलेंज किया था कि अगर मेरा कोई रोल है तो मुझे अभी पकड़िए, केस चलाइए मेरे ऊपर, अरेस्ट कीजिए मुझे, मैं आपके सामने बैठा हूँ। अगर नहीं है तो आपको माफ़ी मांगनी पड़ेगी। तो उन्होंने हमारे पत्रकार यूनियन के ऑफिस बीरर के सामने और पुलिस कमिश्नर के सामने सॉरी बोला था, माफ़ी मांगी थी। तो ये कुछ आपके अंदर भी बात होनी चाहिए सच के लिए बोलने की, सच के साथ खड़े होने की। ये हिम्मत आपकी सच्चाई के साथ आती है। आदमी कितना भी बड़ा हो वो आपको दबा नहीं सकता अगर सच्चाई आपके साथ है। खैर, तो इस किस्म के आर्टिकल लिखने के बाद उस ATS को डिसबैंड कर दिया गया था। डिसबैंड तो था ही नहीं संस्था कोई, लेकिन बोल दिया गया कि आज के बाद आप ATS नाम का इस्तेमाल नहीं करोगे, और वो इस्तेमाल बंद हो गया था बाद में। खैर, वो अपने आप में एक अलग किस्सा फिर कभी आपको सुनाएंगे। असल में महाराष्ट्र का ATS जो था वो बना था 2004 में, जिसके मिस्टर रघुवंशी वो उसके पहले चीफ थे, उनको बनाया गया रघुवंशी साहब। वो एक अपने आप में दूसरा इशू। आज बात कर रहे थे क्यों A खान को 93 के ब्लास्ट की इन्वेस्टिगेशन से दरकिनार किया गया, उनको हिस्सा नहीं बनाया गया। अगर उनका इतना बड़ा नेटवर्क था टेरर के खिलाफ लड़ने का ये वो, तो ये ब्लास्ट की इन्वेस्टिगेशन में उनका रोल क्यों नहीं है, ये सवाल आज तक किसी ने नहीं पूछा। कल मेरे साथ कुछ सीनियर ऑफिसर मौजूद थे, हम लोग किसी एक सेमिनार में बात कर रहे थे, तो वहाँ पे ये सवाल किसी ने उठाया कि इतना बड़ा कांड मुंबई में हो गया और वो सो कॉल्ड ATS चलाने वाले ऑफिसर का नाम कहीं भी नहीं आता पूरी इन्वेस्टिगेशन में कि उन्होंने क्या किया। अब हुआ ये कि जब लोखंड वाला एनकाउंटर हुआ उसके ऊपर किंतु परंतु हुए, दाऊद के साथ कुछ मिली भगत के इल्ज़ाम लगे। सीनियर ऑफिसर ने एक अपना नोट लिख दिया, सरकार को भेज दी पूरी रिपोर्ट। उसके बाद A खान की प्रमोशन रोक दी गई, DIG से उनको IG नहीं बनाया गया। आपको हैरानी होगी और सुन के कि इनके 2 साल जूनियर श्री MN सिंह 93 में बलात् के पहले, शायद जनवरी में अमरजीत सिंह समरा पुलिस कमिश्नर बन के आते हैं, फरवरी में शायद MN सिंह जॉइंट CP क्राइम बन के आते हैं। वो A खान से 2 साल जूनियर थे। MN सिंह का बैच 1965 का है और खान से 2 साल जूनियर होने के बावजूद MN सिंह IG बन के मुंबई के जॉइंट कमिश्नर क्राइम बन के आ गए 92 के दंगों के बाद, जो बड़े लेवल पे
चेंजेस हुई। अमरजीत सिंह समरा को लाया गया थाना से, ये थाना के सीपी थे। श्रीकांत बापट जो पुलिस कमिश्नर थे उनको हटाया गया और एमएन सिंह को फरवरी में लाया गया दंगे रोकने के लिए। इन्होंने बहुत अच्छा काम किया सबने, लेकिन कहीं भी ए खान का कोई रोल नहीं था। प्रमोशन रोक दी गई थी, उनके जूनियर प्रमोट हो गए, खान साहब की प्रमोशन नहीं हुई। कहीं ना कहीं कोई अंदर खाते डिपार्टमेंटल प्रॉब्लम थी। अब ये बात मुझे आज तक पता नहीं थी, कल वो जो सेमिनार में डिस्कशंस हुई वहाँ से ये बातें निकल के आई। एक्सपर्ट तो हर जगह बैठे होते हैं, हमने भी कभी किसी की पर्सनल लाइफ में दखल नहीं दिया। मुझे आज तक नहीं पता था, कल तक नहीं पता था कि खान साहब की प्रमोशन नहीं हुई थी। उसके बाद मार्च 12, 93 मुंबई में सीरियल ब्लास्ट हो जाता और उसके बाद पता चलता है कि जो RDX मंगवाया गया था उन ब्लास्ट में इस्तेमाल करने के लिए, उस RDX मंगवाने में जो लोग शामिल थे उनमें से कुछ लोग ए खान के बहुत करीबी माने जाते थे। बड़ा हैरान करने वाला खुलासा आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। 2 शख्स, आपने अगर हमारे पुराने एपिसोड सुने हों तो आपको याद होगा, नहीं सुने तो एक बार फिर सुन लेना। एपिसोड नंबर 402, 403, 404 और 407। एक बार फिर बता देता हूँ, 402, 403, 404 और 407। उन एपिसोड में उन सब लोगों का जिक्र है जिन लोगों के साथ ए खान के अच्छे गहरे गूढ़े रिश्ते थे। लेकिन तभी मुझे ये बात नहीं मालूम थी उनकी प्रमोशन वाली, या उनको ये दूर क्यों रखा गया। उसमें एपिसोड 407 और 404 में आपको एक बात सुनने को मिलेगी, ये आज से कुछ 1.5 साल पहले किए गए थे रिकॉर्ड, कि उस समय का सबसे बड़ा ड्रग स्मगलर जिसका जिक्र हमने कल किया, फीलू खान। फीलू खान के ए खान के साथ बहुत अच्छे रिश्ते थे और उसको जब जान का खतरा लगा तो वो ए खान के पास जाता है कि मुझे सिक्योरिटी दे दीजिए। ए खान कहते हैं तुम्हारा रिकॉर्ड सही नहीं है, मैं तुम्हारे से दोस्ती है ठीक है, लेकिन तुम्हें सिक्योरिटी नहीं मिल सकती, तो तुम ऐसा करो किसी ऐसे आदमी को ढूंढ के लाओ जो बड़ा बिजनेसमैन हो, उसको हम सिक्योरिटी दे देते हैं, उसमें से एक आदमी तुम अपने साथ रख लेना। ऐसा कुछ अरेंजमेंट हुआ और पीलू खान जिस शख्स को लेके जाता है कुछ दिनों के बाद ए खान के पास, उस शख्स का नाम था एड़ा याकूब। एड़ा याकूब एक बहुत बड़े बैंड्रा के बिल्डर का भाई था जिसका बाद में ब्लास्ट में रोल निकला। उसके नाम पे 2 हथियारबंद पुलिस के सिपाही दिए गए और उसके बाद उनमें से एक पीलू खान के साथ रहता था और एक एड़ा याकूब के साथ रहता था। तो ये रिश्ते थे ए खान के दाऊद के खास गुर्गों से जो दाऊद गैंग के साथ काम करते थे। अब ए खान के दाऊद के साथ क्या रिश्ते थे वो किसी को नहीं पता, ना मुझे पता है। आप में से किसी को पता हो तो कमेंट बॉक्स में बता देना। लेकिन दाऊद के गुर्गों के साथ ए खान के अच्छे रिश्ते थे। उसका बहाना ये भी हो सकता है कि मैं तो इनसे अंदर की खबरें निकालता था, लेकिन वो बात शायद चली नहीं, तो प्रमोशन हुई नहीं। और उसके बाद 91 के उस एनकाउंटर एट लोखंडवाला के बाद ब्लास्ट हो जाते हैं और उन लोगों के साथ लिंक तब सामने आते हैं जब RDX के मामले में एड़ा याकूब की गिरफ्तारी होती है, उसका नाम सामने आता है। किसी पूरे सीजर में किसी लोगों को पकड़ने में जो टीमें बनी थी उनमें सबसे मुख्य रोल उस समय के पुलिस कमिश्नर अमरजीत सिंह समरा, जॉइंट CP क्राइम MN सिंह
और उसके साथ एडिशनल सीपी वाईसी पवार और 2 डीसीपी अरूप पटनायक और राकेश मारिया, इन 5 लोगों की टीम ने, और साथ में बहुत सा स्टाफ था, एसीपी, सीनियर्स, दूसरे सब लोगों ने काम किया। लेकिन उस इलाके का जो सबसे बड़ा पुलिस ऑफिसर था ए खान, उसको किसी भी इन्वेस्टिगेशन में शामिल नहीं किया गया। बल्कि जब बेड़ा याकूब का नाम आया, फीलू खान का नाम आया, दोनों ब्लास्ट केस के एक्यूज्ड हैं, जो दिन में 4 बार खान साहब के ऑफिस में देखे जाते थे। जब उनका नाम आया तो खान साहब को बड़े आराम से उनको साइडलाइन कर दिया जाता है, कहीं भी उनको इन्वेस्टिगेशन में शामिल नहीं किया जाता। बाद में जब थोड़ा सा माहौल ठीक होता तो उनको 2 सालों से रुकी हुई प्रमोशन दे के उनको गढ़चिरौली, नागपुर, जो नक्सलाइट एरिया है, वहाँ भी उनकी ट्रांसफ़र कर दी जाती है। और अब ये खान साहब को पसंद नहीं आता कि मेरी प्रमोशन तो दी लेकिन मुझे मुंबई से बाहर निकाल दिया, और जो इतने बड़े अपने आप को एनकाउंटर स्पेशलिस्ट समझते थे, वो नक्सलवादियों से नागपुर में, गढ़चिरौली में मुकाबला करने में घबरा गए। और उसके बाद 95 में उन्होंने इस्तीफा दे दिया नौकरी से, रिटायरमेंट के पहले आईजी रैंक में ही इस्तीफा दे के चले गए। अपनी एक प्राइवेट सिक्योरिटी कंपनी बनाई, चलाई। वो अपने आप में एक और बहुत किस्सा है, उसमें भी बहुत सारी कंट्रोवर्सीज हुई। लेकिन दोस्तों, आज के इस एपिसोड का मकसद सिर्फ ये था कि नाम बहुत लोगों ने कमाया, लेकिन नाम के साथ साथ एक इज्जत, शोहरत, बेदाग जो एक पुलिस फोर्स के साथ काम करने का होता है, वो बहुत कम लोगों को नसीब होता है। जब आपको 2-4 काम करके शोहरत मिल जाती है तो आपके आसपास ऐसे लोगों का हजूम इकट्ठा होना शुरू हो जाता है, आपकी चमचागिरी करते हैं, लालच देते हैं, गलत काम करेंगे, और उसके साथ आप उस बहाव में अपनी उस जो थोड़े दिन पहले आपने अच्छा काम किया होता है उसकी जो मशहूरी अखबारों में हो रही होती है, उसको देख के कई बार आदमी बहक जाता है। अब यही हुआ। और इनका जो वो स्क्वाड था उसमें अंदर 2 ग्रुप थे, एक ATS के नीचे इन्होंने अपने जो 32 पुलिस स्टेशन से उनमें से कुछ ऑफिसर्स का एक ग्रुप था, दूसरे ऑफिसर्स का दूसरा ग्रुप था। और उनके नाम सुन के आप हैरान रह जाओगे, उन्होंने नहीं रखे थे ये नाम, बाकी अफसरों रखे थे जो इस सेटअप का हिस्सा नहीं थे। जो ए खान के क्लोज जो एक ग्रुप था, उसका नाम था पमेरियन ग्रुप। अब पमेरियन आपने देखा होगा, छोटे से साइज का, कद का एक डॉग ब्रीड होती है, बड़ी प्यारी लगती है देखने में। लोग उनको अपनी गोद में बिठा के रखते हैं, बहुत क्यूट, अच्छा भी लगता है, डेंजरस भी कम होता है, भौंकता भी है तो किसी को आवाज़ नहीं जाती, पूंछ भी बहुत अच्छी हिलाता है, तो प्यारी सी चीज़ होता है। एक वो ग्रुप जो ए खान का इनर सर्कल था, क्लोज था, जो हर वो काम आंख बंद करके करते थे जो खान साहब उनको कहते थे, उसका नाम था पमेरियन स्क्वाड। और जो दूसरे जवान जो जान पे खेल के मरने को निकलते थे, 1-1 महीना जंगलों में बैठ के, औजार में बैठ के, ट्रकों में बैठ के, ढाबों पे सो के, सब्जी वाला बन के सब्जी बेचते थे, ऑटो रिक्शा चलाते थे, खबर निकालने के लिए, रैकी के लिए, जो अपनी जान पे खेल के मुकाबला करते थे फियर्स एनकाउंटर्स में। उस स्क्वाड का नाम था डॉबरमैन स्क्वाड। तो डॉबरमैन बड़ी खतरनाक ब्रीड होती है, जो जहारू, लड़ने वाली, मरने वाली, मालिक के लिए जान भी दे देंगे। पमेरियन जान नहीं देता मालिक के लिए, ना ही वो कोई सेफ्टी डॉग होता है, वो तो एक दिखावे का शो पीस होता है जो
मालिक के बस दिल पर चावा करता, लेकिन डॉबरमैन असल में वो काम करने वाले लोग होते। मैं तकरीबन सबको जानता हूँ, लेकिन मुझे आज तक नहीं पता चला कि इनमें से पामेरियन स्क्वाड में कौन था और डॉबरमैन स्क्वाड में कौन था। और ना ही मैं कभी इस झंझट में पड़ना चाहूँगा। सब ऑफिसर थे, अब तभी बेचारा कोई सब इंस्पेक्टर था, कोई इंस्पेक्टर था, कोई एपीआई था। अब जो उनके बॉस बोलेंगे उनको करना पड़ेगा, लेकिन सब ने अपना अपना काम किया। कुछ लोगों ने जो बहुत उसमें पैसा वैसा भी कमाया, और दूसरे लोग वो अपना काम भी करते रहे। कुछ बेचारे शहीद भी हो गए ऑपरेशन में। लेकिन ये सब कुछ चलता रहा क्योंकि उनके पास दिखाने के लिए एनकाउंटर थे कि मैंने ये एनकाउंटर भी किया, ये भी किया, वो भी किया। तो ऊपर के जो पॉलिटिकल मास्टर थे वो खुश रहते थे कि चलो काम हो रहा है। लेकिन जब सबसे बड़ा हमला देश पे होता है, पाकिस्तान की ISI की तरह स्पॉन्सर दाऊद इब्राहिम, अनीस इब्राहिम, टाइगर मेमन, ये वो सब उनकी शमूलियत निकलती है, उस समय जो काम करने का मौका आया, तभी ए खान कहीं नहीं थे। खुद नहीं थे या उनको काम करने के लिए बुलाया नहीं गया, उनको साइड लाइन किया गया या दरकिनार किया गया। ये सबसे बड़ा सवाल है। आशा रहेगी आपके कमेंट्स की, आप इसके बारे में क्या सोचते हो। लेकिन इन बातों पे बात होनी चाहिए। हम बहुत जल्दी लोगों को हीरो बना लेते हैं, बहुत जल्दी उनको आसमान पे बैठा देते हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता समय के साथ साथ जब बातें खुल के निकल के सामने आने लगती हैं तो तस्वीर कुछ और नज़र आती। तो आने वाले दिनों में इंतज़ार रहेगा आपके कमेंट्स का। आज के दिन के लिए इतना काफ़ी। बातें करते रहेंगे मुंबई से जुड़ी, अंडरवर्ल्ड के साथ जुड़ी खबरों की। इंतज़ार कीजिए, और तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।